इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। मौत के साए में हरियाणा के होनहार, भविष्य के सिर मंडरा रही मौत। पढ़ने के लिए हथेली पर जान, सोच समझकर बच्चों को स्कूल भेजें। खतरे में है आपका लाल। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि शायद कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को खुशी से सरकारी स्कूल में भेजना पसंद ना करे। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को मजबूरी में ही सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन क्या बच्चों को मजबूरी में भी स्कूल भेजना ठीक है? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके कलेजे के टुकड़े के सिर पर सरकारी स्कूल में मौत मंडरा रही है। तो आखिर मौत के साए में आपके बच्चे क्यों हैं? आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद पूरी तफ्तीश से इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज हरियाणा में सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं। अगर आप अपने बच्चों को हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजते हो तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके जिगर के टुकड़े की जान खतरे में है और उसके सिर पर मौत झूल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 14,500 स्कूलों में से 11,000 स्कूल के भवन 40 साल से ज्यादा पुराने हैं। 4 दर्जन स्कूल कभी भी गिरने की स्थिति में है और स्टाफ को भी खतरा है। प्रदेश में 14,356 सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8,950 है, जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1,612 है। वहीं मिडिल स्कूलों की संख्या 1,393 है। 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 29 प्राथमिक स्कूल कभी भी गिर सकते हैं। प्रदेश में 3,000 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें डेंजर जोन से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्यों मौत के साए में पढ़ने को मजबूर है छात्र? कब स्कूलों की मरम्मत पर सरकार ध्यान देगी? जर्जर स्कूलों में अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? कब सरकार इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता दिखाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर सरकारी स्कूलों में मौत क्यों मंडरा रही है? रिपोर्ट आपने देख ली, आंकड़े हमने आपको बता दी हैं, साथ ही जो खुलासा है वो भी इस बात को लेकर हो चुका है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों के जो दावे किए जाते हैं सुधार के, वो कितने खोखले हैं। इन इमारतों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं जो कभी भी ढह सकती है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को ऐसे स्कूलों में हम कैसे भेज सकते हैं। अभिभावक जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कितना डर उनमें होता होगा, और कई बार तो इस तरह के ख्याल आते होंगे कि बच्चे को भेज तो दिया लेकिन वो वापस आ पाएगा ये शायद किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही हालत है यहाँ की, इमारतें ऐसे ही बता रही हैं। कब तक प्रदेश के सरकारी स्कूल की हालत ऐसी रहेगी? इतनी दयनीय स्थिति, मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, इसके अलावा ऐसे स्कूलों में कौन बच्चा पढ़ेगा? सिर्फ छात्र ही क्यों, जो यहाँ पर टीचर्स है, जो बाकी कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ इस तरह के स्कूलों में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू।
सुरेंद्र जी, कई बार हम और आप स्कूलों की दशा को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, ताज्जुब इस बात को लेकर है, सरकार सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे हुई है। आखिरकार स्कूल में अपने बच्चों को कौन भेज सकता है? देखिए, ये तो हरियाणा न्यूज़ को मैं इस बात की बधाई भी देना चाहूँगा कि लगातार वो हरियाणा में जो सरकारी शिक्षा है उसके बारे में कोई न कोई मुद्दा उठाती रही है, और हम समझते हैं कि ये मुद्दे कभी न कभी सरकार के कानों तक पहुंचेंगे और सुरेंद्र जी, आपको कार्रवाई करेगी। बीच में आपको रोकना चाहूंगी, इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम बात को आगे जरूर पूरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ रणवीर गंगवा जी जुड़ चुके हैं इनेलो से। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। रणवीर जी, आप ही ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, आप खुद भी विधायक हैं, आपके क्षेत्र के स्कूल भी क्या ऐसे ही हैं? रूप से मैंने इस क्वेश्चन भी मैंने लगाया था और सरकार की तरफ से जवाब भी आया था। अभी रास्ते में वो आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट फिगर में याद नहीं, यानी हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारत मैंने ये लगाया था कि 40 वर्षों से पुराने कितने हैं, तो और उनकी हालत जो जर्जर हो चुकी है। मैंने मेरे हलके के अंदर भी बर्री गांव ऐसा है जिसमें बिल्कुल खंडर हुआ स्कूल है, उसी के अंदर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। सिंगराड़ का जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत भी कुछ इसी तरह की है। इसी तरीके के अनेक स्कूल है जिसके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि कब इसकी छत गिर जाए। रणवीर जी, जैसे आपने बताया, आंकड़े भी आए, सरकार की तरफ से आंकड़े आए, 14,000 स्कूलों में से 11,000 स्कूल के भवन ऐसे हैं जो 40 साल पुराने हैं, यानी कि कभी भी जर्जर इमारत ढह सकती है, और बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं, लगभग 3,000 ऐसे स्कूल हैं जो कि डेंजर जोन से बाहर हैं। अब जो आंकड़े आए हैं सामने, जो खुलासा हुआ, बहुत चौंकाने वाला है। जी, निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान इस पे लेकर के और जो जर्जर बिल्डिंग है उसकी बजाय कहीं दूसरा अल्टरनेट जो है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। नहीं तो वैसे भी जो आज क्योंकि हालत सरकारी स्कूलों की इस टाइप की है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो माँ बाप नहीं भेज पाते, केवल वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं जो गरीब लोगों के बच्चे हैं। बिल्कुल, यानी कि गरीबों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। आप बच्चों को भेज भी रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं पहले ही नहीं है। जहां तक बात इमारत की रही, वो भी इस तरह की जर्जर हालत में है। रणवीर जी, आपने अपने इलाके की बात की, आप नलवा से विधायक भी हैं, वहां पर भी क्या इस तरह की स्थिति स्कूल में है? जी, आपने खुद क्या किया विधायक होने के नाते? बिल्कुल है। नहीं, हम विधायक होने के नाते मैंने ये जो प्रश्न है, ये जो मामला है, मैंने विधानसभा में सरकार के सामने रखने का काम किया कि इसको तुरंत प्रभाव से इस टाइप की जो स्कूल है उसको जो है वो बदला जाए और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो नई बनाई जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी जान के ऊपर जो है वो खतरा ना बढ़े। बिल्कुल, रणवीर जी बने रहिए। सरकार पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, जो मुद्दा आपने उठाया वही हम जानने की कोशिश करेंगे। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हैं। सुनीता जी नमस्कार, सुन पा रही है मुझे? जी वॉल्यूम कम है, नमस्कार, थोड़ा आवाज तेज करिए प्लीज। जी सुनीता जी, आवाज आपको जरूर तेज करके और बेहतर तरीके से मैं बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन जो प्रतिबद्धता सरकारी स्कूलों के प्रति सरकार ने दिखाई, बहुत बड़े बड़े अभियानों की बात की गई, लेकिन सबसे पहले आप उन इमारतों पर क्या नजर गई है जहां पर बच्चे मौत के साए में पड़ रहे हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है। कुछ स्कूल हैं ऐसे कि जहाँ पे जो स्कूलों की हालत जो है सुनीता जी, कुछ स्कूल नहीं है, 14,500 स्कूलों में से 11,000 स्कूलों के भवन 40 साल पुराने हैं, 4 दर्जन स्कूल कभी भी गिरने की स्थिति में। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये सरकार ने आंकड़ा दिया। जब विधानसभा में मुद्दा उठा तो सरकार की तरफ से ही बड़ी झिझकता के साथ ये आंकड़े पेश किए गए कि देखिए प्रदेश के स्कूलों की हालत ऐसे और हम प्रतिबद्ध हैं अब आगे के लिए। देखिए, सरकार खुद इस चीज का संज्ञान ले रही है कि पिछले 40 सालों से तो आप सोच सकते हैं ना कि ये तो हमारी सरकार तो प्रभु कृपा से 2 ही साल पहले आई है। इससे कितने साल पहले की बात, 38 साल में और 40 साल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इन सारी बातों का संज्ञान ले रही है और बहुत जल्द जो है सभी स्कूलों को धीरे धीरे, कुछ में तो रिपेयर चल भी रही है और बाकी की जो है वो धीरे धीरे सभी स्कूलों की हालत ठीक होगी। क्योंकि आपको मालूम ही है कि सिर्फ स्कूलों का नहीं, पूरे हरियाणा की तरह से जो पिछली सरकार ने तहस नहस करके रखा हुआ था। आप खुद कह रही है 40 साल, सुनिए, आप खुद 40
40 साल कह रही हैं, हाँ। तो उसमें सिर्फ आप 2 ही साल, 2 भी बल्कि पूरे नहीं हुए, 1.5 साल को ही कम कर दीजिए। इसका मतलब पिछले 39 ईयर्स से ये ठीक, हालत ठीक। है स्कूलों की। तो आप ये सोच के देखिए कि क्या किया कांग्रेस सरकार ने। अगर कोई आपके साथ आपका चलिए, पूछ के देखिए। आपने बात कह दी कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि स्कूलों की हालत ऐसी पहले से ही है। दुरुस्त करने की कोशिश तो अब आपके हवाले है, आप किस तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि आप ही के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चा पढ़ता है उस पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है, सालाना 28,000 के करीबन उस पर खर्च होता है, प्राइवेट स्कूल में कम होता है। बावजूद उसके अगर इस तरह के हालत हैं सरकारी स्कूलों के, आप खुद सोचिए सुनीता जी, कौन अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा जिसका ये ना पता हो कि बच्चा घर वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। देखिए, पूरे सभी स्कूलों का नक्शा बिल्कुल बदला जाएगा। जिस तरह से सारी जितनी बिल्डिंग्स है, सरकारी बिल्डिंग्स, उनका नक्शा बदल रहा है धीरे धीरे। समय चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, सारा सिस्टम पूरे हरियाणा में धीरे धीरे जिस तरह से दुरुस्त हो रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसी तरीके से स्कूलों की हालात जो है वो भी बहुत ठीक होंगी, बहुत जल्द ठीक होंगी। चलिए, वही और बच्चों को आश्वासन, अच्छा वही भविष्य जो है देने के लिए भरोसा, ये सरकार प्रतिबद्ध है, ये सरकार वचनबद्ध है। अच्छी ठीक। शिक्षा के लिए और अच्छा स्थान उनको देने के लिए ये चलिए। सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और मैं आपको और बताती हूँ, हाँ। देखिए, हमारी जो सेंटर की माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, और हमारे मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो सोच है उसके हिसाब से आपने अभी नोटिस किया, कभी जाकर आप प्लीज स्कूलों में जाकर देखिए कि अब 9वीं क्लास में ही स्किल डेवलपमेंट का बच्चों का, चाहे वो बच्चियों के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए कंप्यूटर का हो, वो सुनीता जी, उन्होंने कंप्यूटर वहाँ पर कहाँ फिक्स कर पर दिया है। रखेंगे आप, और जब वहाँ 3-4 कमरे ही नहीं साल के होंगे, अंदर वो बच्चे कमरों वहाँ पर की कौशल हालत, विकास में बिल्डिंग निपुण की हो गए। हालत ऐसी जी। होगी, आप कंप्यूटर कहाँ रखेंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, बाहर बरामदे में, नीचे फर्श पे बिठाकर पढ़ाएंगे, जब मौजूद ही नहीं होंगी वहाँ पर सुविधाएं, तो कैसे आप पढ़ाएंगे। नई चीजें हैं, उसके लिए नई कंस्ट्रक्शन की गई है, उसके लिए नई नई बिल्डिंग बनाई गई है, बकायदा नए कमरे बनाए गए हैं, उनके अंदर ये चीज जो है कौशल विकास का कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम भी ये मानते हैं कि पिछले 40 सालों से, मतलब ये कह लो कि पिछली सरकारों ने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे उन्होंने शौचालय की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्कूलों की तरफ वो क्या ध्यान देंगे। आपने ध्यान दिया, ठीक ठीक। इनेलो से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रणवीर गंगा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाया था। रणवीर जी, बीजेपी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया 40 साल की बात है, आज और कल की बात नहीं है। आपकी भी सरकार रही इस दौरान, कांग्रेस की भी सरकार रही, क्या आप लोगों ने किया इन स्कूलों के लिए? शिक्षा का नंबर 1 होना, शिक्षा को हब बनाना प्रदेश में, बहुत बड़े बड़े नारे और वादे तो किए गए थे सभी सरकारों के समय में। मैं मेरी बहन सुनीता दुग्गल को ये बताना चाहूंगा कि सरकार कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। 40 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल आपके भी उसके अंदर जुड़ गए। अब आप केवल दूसरी सरकारों की तरफ उंगली करना, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल में आपने कितने स्कूल जिनकी बिल्डिंग जर्जर थी, कोई एक आधी बनाई क्या? आपने अगर शुरुआत ही नहीं की। अभी तक आप कह रहे कंप्यूटर, शौचालय क्या करोगे? बच्चे दब के नीचे मर जाएंगे तो शौचालय में कौन जाएगा? जरूरी है शौचालय, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबसे पहले जो बिल्डिंग जर्जर हालत में है, जिससे बच्चों को जान को खतरा बना हुआ है, उस बिल्डिंग को ठीक करना चाहिए। कम से कम शुरुआत तो करे। आपने 2 सालों में शुरुआत की क्या? कहाँ शुरुआत की? कितनी बिल्डिंगें आपने बनाई? इस बात का जवाब तो कोई मुझे मिला नहीं, क्योंकि विधानसभा के अंदर मैंने क्वेश्चन लगाया था। ठीक, बीजेपी ने आपके पाले में गेंद फेंकी। कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनकी क्या सोच है, क्योंकि उनका भी कार्यकाल इस दौरान रहा। कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। केवल ढींगरा जी, आपकी सरकार में शिक्षा का हब बनाने के लिए प्रदेश के बड़े बड़े बैनर हमने देखे, शिक्षा का हब है, अव्वल है शिक्षा में। शिक्षा में अगर इतना ही अव्वल है, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी जर्जर क्यों? 40 साल के आंकड़े बयां कर रहे हैं, स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, कभी भी इमारत ढह सकती है। देखिए, बात ये है कि काम जो हो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसको अपनी कार्यशैली पे जवाब देना चाहिए, उसको अपनी कार्यशैली पे बताना चाहिए। जहाँ तक पिछली सरकार के हमारे टाइम का वक्त है, हमने अपने टाइम पे शिक्षा को काम करने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इस सरकार ने आते ही 25,000 टीचरों को बाहर निकालने का जो काम किया, उससे हालत खराब हुई। और जो स्कूलों की जो टीचर्स तो बाहर ही सही है सर, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाने के लायक वो है नहीं, कैसे पढ़ाएंगे? डर है, वो सड़कों पर ही अपने आप को बेहतर समझते हैं। स्कूल में कैसे जाएंगे जब बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है? अपनी जान का खतरा लेके कौन स्कूल में पढ़ेगा? वो तो गरीब बच्चे हैं, गरीब अभिभावक हैं जो किसी तरह अपने बच्चों को भेज देते हैं।
तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि रिपेयर मेंटेनेंस और सारे काम को करना और उस काम को आगे बढ़ाना ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और सरकार को आगे करना चाहिए। जो चीज जहाँ एक टाइम के अंदर जहाँ कोई हालात सुधारने की जरूरत है, दावे बड़े बड़े करे इन्होंने जिस समय सरकार में आना था, लेकिन आज की डेट में स्थिति तो वैसी है। वादों का क्या है, वादे आते हैं, आपकी तरफ से भी आए, आपकी सरकार से भी आ रहे हैं, लेकिन उन पर अमल कितना किया जाता है ये सब बखूबी जानते हैं। आप बने रहिए मेहमान हमारे साथ, चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि आखिरकार दोष किस पर करें। 40 साल हो गए हैं, आपकी सरकार पिछलों पर डाल देती है तो पिछली सरकार कहती है ऑन गोइंग प्रोसेस है और अब होना चाहिए। सुरेंद्र जी, सबकी आपने प्रतिक्रिया सुनी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो हरियाणा में शिक्षा की स्थिति बदतर हुई है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग्स की बात लेती हैं तो शिक्षा विभाग बिल्डिंग बना नहीं सकता, बिल्डिंग बनानी है पीडब्ल्यूडी को, और पहले शिक्षा विभाग पीडब्ल्यूडी को लिखे, पीडब्ल्यूडी आके इंस्पेक्शन करे, इंस्पेक्शन के बाद एस्टिमेट दे, एस्टिमेट के बाद बजट आए, बजट के बाद पीडब्ल्यूडी बनाए। तो एक तो ये इसमें जो घालमेल है उसकी वजह से इन बिल्डिंग्स की कोई मेंटेनेंस हुई नहीं क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास शिक्षा विभाग नहीं है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कोई उसे बताए नहीं। और मैं आपके इस हरियाणा न्यूज को धन्यवाद देते हुए चाहूंगा कि आप राव नरबीर सिंह से ये मुद्दा उठाएं कि पीडब्ल्यूडी महकमा आपके पास है, आपको आगे बढ़कर प्रोएक्टिव होकर इन स्कूल्स को देखना चाहिए और जो जर्जर स्कूल हैं उनका तुरंत एस्टिमेट खुद सियो मोटो बनवा करके आपको सरकार से फंड लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात जब ये आती है कि मेंटेनेंस का खर्चा नहीं मिला, बिल्डिंग मेंटेन नहीं हुई, बिल्डिंग मेंटेन करने में रुचि किसकी थी? वो इसलिए नहीं थी कि हरियाणा में पिछले जो सरकारें बनी, चाहे वो इनेलो की रही हो लंबे समय तक, चाहे कांग्रेस की रही हो, एक का जमीन पे सारा फोकस था, दूसरे का उन जमीनों पे बिल्डिंग बनाने पे फोकस था, स्कूलों पे किसी का ध्यान ही नहीं था। 40 साल तक बिल्डिंग अगर मेंटेन होती तो जर्जर क्यों होती? बिल्कुल। इसका कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने फिर क्या था कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं इनका एक नेक्सस है प्राइवेट स्कूल से। आज हरियाणा शिक्षा के विषय में किसी भी फील्ड में ये क्लेम करने की स्थिति में नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे ये स्कूल हमारा नंबर 1 है जहां लोग आके पढ़ना चाहते हैं, या ये हमारा कॉलेज है जो जहां पे लोग आके पढ़ना चाहते हैं। तो टीचर्स भी नहीं आए और इन्होंने कोई वहां पे भर्तियां भी नहीं करी और इसको छोड़ दिया प्राइवेट शिक्षा के हवाले। ये है मुख्य कारण। मुख्य बातें भी जानी हमने और जो बहुत अहम बात आपने कही कि 40 सालों से जर्जर इमारतें रही, कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, क्यों ऐसा हुआ है? सुनीता जी, अब आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कह रहे हैं हम प्रतिबद्ध हैं, काम कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने स्कूलों के रिकॉर्ड हैं अभी आपके पास जहां पर इमारत मेंटेनेंस का काम चल रहा है? एक फतेहाबाद जिले में जो है वहाँ गर्ल्स स्कूल था वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने खुद देखा है जाकर कि बड़ी अच्छी जो है 3-4 कमरे उन्होंने नए बनाए हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि स्किल डेवलपमेंट है। और मुझे फर्स्ट टाइम वहीं पर ही देखकर मुझे मालूम पड़ा कि कौशल विकास में भी जो है हमारी सरकार किस तरह बच्चों को नॉलेज क्लास से ही आगे बढ़ा रही है। इसके साथ साथ जबलपुर में, रतिया के जबलपुर में आरोही मॉडल स्कूल है। आप अगर उसकी जाकर बिल्डिंग देखें तो मॉडल बिल्डिंग है वो, एक सुंदर बिल्डिंग शायद किसी प्राइवेट स्कूल की भी नहीं होगी। और इसी तरह से आरोही मॉडल के रूप में बहुत जगह पर नए स्कूल बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और बच्चे उसमें आ रहे हैं। आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ जो आरोही मॉडल स्कूल के नाम से हैं या नवोदय के नाम से हैं वो भी गवर्नमेंट के ही, आप भी उनका भी जो है सर्वेक्षण करवाइए, उनकी भी आप जो है पता करवाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार जो है वो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छी जगह उनको जो है ताकि मुहैया हो सके, वातावरण हो सके, पूरे इसके लिए वचनबद्ध है। हाँ, ये जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं ये सरकार नहीं दिए हैं, इसी वजह से जब सरकार इस बात को नहीं, जो मैंने आपको जो मैं आपको बता रही हूँ जाके खुद उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पर्टिकुलर नाम लेके बताया है, आरोही मॉडल स्कूल जल्लोपुर आप जाइए। और जहाँ तक रही बात टीचर्स की, मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने पहले आपकी इस बात को भी माना कि बिल्कुल है अभी भी जर्जर हालत में और सरकार उनको ठीक कर रही है। इसी तरह से मैं ये भी मानती हूँ कि अभी टीचर्स की बहुत कमी है, लेकिन सरकार जो है, मैं आपको इस बात की आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिसंबर तक आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनका कोशिश करके मैक्सिमम उनका बैकलॉग पूरा करके और जगह जगह पर जहाँ भी हमारे स्कूल है वहाँ पर टीचर्स की आपने आश्वासन दिया, भरोसा दिया, लेकिन
वाकई में गरीब की जान की कीमत इस देश में, प्रदेश में नजर नहीं आती। अगर ऐसा होता तो ये काम बहुत पहले हो जाता। आज बच्चे इस तरह से अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर इन स्कूलों में पढ़ने को मजबूर नहीं होते। केवल जी, कांग्रेस की बात की जाए, शिक्षा को लेकर आपने कहा बहुत कुछ किया गया है, शिक्षा में कहाँ कुछ किया गया है? बिल्डिंग्स पर क्या ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त? अगर उस वक्त से, आपके समय के दौरान से ही कंस्ट्रक्शन का काम सही तरीके से होता, ये तो है नहीं आज बिल्डिंग बनाई और कल जर्जर हो गई, सालों साल लग जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्डिंग्स जो होती हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर बिल्डिंग बनाई गई तो वो हमारे कार्यकाल में ही बनाई गई। जो स्कूल बने वो हमारे कार्यकाल के अंदर ही बने, लेकिन उनकी रिपेयर मेंटेनेंस जो होती है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। अगर आप उसको ऑन गोइंग प्रोसेस को ठीक तरीके से करें तो वो ठीक रहता है। अगर आप उसको, आपकी मंशा ना हो इसको ठीक करने की, आपको सिर्फ कांग्रेस पे सवाल करके तो वो खत्म नहीं हो जाती ये बात। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे से पहले चौटाला और बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले बंसीलाल और बीजेपी की सरकार रही। इन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया। जो बिल्डिंग बनी है वो हमारे कार्यकाल के अंदर बनी है। एजुकेशन की भर्ती हमारे कार्यकाल के अंदर हुई है और सभी इलाकों में सुधार हुआ है। हम मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री में पूरे मामले हैं वो भी सबके सामने आ गए। मैं सवाल उनसे भी पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका काम ये नहीं है एक के पाले से दूसरे में गेंद डाल देना। आपका काम है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है तो उसको निभाया जाए। बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य देने की बात करते हैं, लेकिन जब उनका जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे काम न करें? हम कैसे सोच सकते हैं, उम्मीद कैसे लगाएं ये बच्चे जाएंगे? क्या कोई बच्चा अधिकारियों का, नेताओं का इस तरह की इमारतों में पढ़ेगा? क्या वो अपनी जान को दांव पे रखकर ऐसे स्कूलों में जा पाएगा? आप खुद सोचिए और उसके बाद पूछिए कि आपकी सरकार नहीं, दूसरे की सरकार का काम है ये। बात ठीक है, इलाहाबाद सरकार का एक ऑर्डर भी आया था जिसमें ये था, उसके बाद बहुत डिबेट हुआ था, किसी ने जाने की जहमत नहीं उठाई, कोई नेता, कोई अधिकारी पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, वो भी सबको मालूम है। समय मेरे पास कम है, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो जैसे आपसे कहा ना कि हरियाणा में एक सोच रही और वो सोच ये रही कि भाई शिक्षा की, सरकारी शिक्षा को आप खत्म कीजिए ताकि गरीबों के बच्चे भी आपके स्कूल में फीस देके पढ़ने आए। हर गांव में मशरूम की तरह पब्लिक स्कूल खड़े कर दिए। किन लोगों के हैं वो पब्लिक स्कूल? वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? वो इसलिए आ रहे हैं कि आपने सरकारी शिक्षा पे ताला लगा दिया। न आपको बिल्डिंग से मतलब है, न आपको टीचर से मतलब है, न स्टूडेंट आए उससे मतलब है। क्या हरियाणा 40 साल की सरकारें जो भी रही हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ, क्या कोई भी ये सरकार दावा कर सकती है कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये स्कूल ऐसा है जिसमें दुनिया भर के प्रदेशों के, अन्य प्रदेशों के बच्चे आके पढ़ने के लिए लालायित हैं एडमिशन के लिए? और वो ये की सोच रही कि प्राइवेट एजुकेशन के जिम्मे संभाल दो और इनको छोड़ दो, गरीबों के बच्चे आएंगे पढ़ लेंगे, जैसा होगा होगा। भाजपा की जो नई सरकार है उसकी भी ये जिम्मेदारी थी। जो इन्होंने वो सवाल सही पूछा कि भाई आपको तो खड्डे मिले, जर्जर मिली, उसको कहने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है शिक्षा के लिए? आपकी क्या प्रायोरिटी थी? आप क्या ये बता सकते हैं कि भाई ये पिछले 2 साल में हमने ये आइडेंटिफाई किए, इन पर ये बजट सैंक्शन किया और इन पे ये काम शुरू किया? टीचर्स की भर्ती की ये बात कह रही है, मैं बार बार आपके चैनल पे आके ये बात मैंने कही है कि जब खुद मोदी जी कहते हैं कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई रिटर्न नहीं होगा, इस तरह की भर्तियों में मेरिट पे होगा, तो ये मेरिट पे क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, और बहुत सारी पेचीदगी नहीं, ये करना ही नहीं चाहते मेरिट पे, ये करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुरेंद्र जी की मंशा होनी चाहिए किसी भी काम को करने की, तभी वो पॉसिबल हो भी पाता है, अन्यथा एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ, आप तीनों मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। शिक्षा को लेकर जिस तरह से बात की गई, बहुत बड़े बड़े दावे सभी सरकारों में किए गए, लेकिन वो कब पूरे हो पाएंगे? और एक और हकीकत जो आज सबके सामने नजर आई, वाकई में गरीब की जान की कीमत इस प्रदेश में तो इस वक्त नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।